ओके, सो वेलकम डियर, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम सभी क्लास 5 के कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 5 का कौन सा चैप्टर है। तो आज का जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम हो जाता है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ओके, तो आज के सेशन में हम सभी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन की तरह हम सभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी कंटेंट हैं 1 बाय 1 सबका पहले डिस्कवर कर लेंगे, कौन सा कंटेंट के अंतर्गत क्या क्या जानकारी दी गई है। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि आपका ए बी और सी है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे टॉपिक क्या बोलता है आज का, यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है। ओके, सो रेडी तो लेट्स बिगिन द सेशन। इस सेशन में आप सभी को देखने को मिलेगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये बेसिकली इन दो चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, यदि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिलती है, यदि आप कुछ लर्न या गेन करते हैं, तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है। ओके, फॉर योर सपोर्ट। तो रेडी हैं आप सभी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके, चलिए, तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम क्या है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसका मतलब ये समझ में आ रहा है एक कंप्यूटर का थिंकिंग कैसा होता है ना, हाउ टू कंप्यूटर थिंक, कंप्यूटर कैसे सोचता है, कैसे वो काम करता है, किसी प्रॉब्लम को यदि हम उसको देते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन कैसे निकालता है। तो ये आपका मेन मोटो हो जाता है इस चैप्टर का। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली होता क्या है, हाउ टू थिंक अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसा थिंक करता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें कंटेंट बन के आया है वो है हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कि क्या होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि ये होता आखिर क्या है। तो काफ़ी इजी है टू यूज़ है इसको समझना, कि जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है, तो पहले एक हमारा इनपुट होता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, देन हमें आउटपुट मिलती है। तो मेनली 3 प्रोसेस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इन तीनों प्रोसेस में यदि मैं देखूँ तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसको डिफाइन करने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन निकालता है ना, स्टेप बाय स्टेप मतलब 1 बाय 1। तो जब ये 1 बाय 1 करके स्टेप बना रहा होता है और जब उसका सॉल्यूशन निकाल रहा होता है, यानी कि इन द प्रोसेसिंग, जब वो प्रोसेसिंग में होता है, तो उसी को बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या हो गया, तो इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग a clear, definite, step-by-step solution to a problem. It is an approach that uses logical and critical thinking. तो एक तरह का अप्रोच हो जाता है जिसके थ्रू क्या कर पाता है कंप्यूटर, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को सॉल्व कर पाता है। ओके, तो कुछ नहीं, एक तरह का सिंपल सा ये प्रोसेस है और कुछ नहीं, एक तरह का टेक्निक हो जाता है, जैसे कि हम सभी जनरली यूज़ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो सबसे पहले उसका एनालाइज करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। एनालाइज करने के बाद उसका स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और जब हमें समझ में आ जाती है तब हम उसको क्या करते हैं, तो फुलफ़िल कर देते हैं कि जिस प्रकार हमने सोचा था कि इस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, अब उस चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली हम अपने डेली लाइफ में जिस तरीके से एक थिंकिंग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी क्या करता है, थिंक करता है। तो उसी थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग बोल देते हैं। ठीक है अब समझते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो पहला जो इम्पोर्टेंस हो जाता है वो ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो कितना भी जटिल से जटिल क्यों ना हो, उन सभी का हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद इट स्ट्रेंथ आवर कंपेरिजन स्किल, ये क्या करता है, तो हमारे कंपेरिजन स्किल को एक स्ट्रेंथ में डालता है, यानी कि एक उसको पावर देती है जिसके थ्रू कंप्यूटर किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग का सॉल्यूशन निकाल पाता है। उसके अलावा यदि मैं इंपॉर्टेंस देखूँ तो इट हेल्प इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, कंप्यूटर को एक तरह का
हेल्प करता है डेवलप करने में। तो किस चीज़ को डेवलप करने में, तो क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल उसको बिल्डअप करवाता है, जिसके थ्रू क्या कर पाता है, तो हम अधिकांश देखते भी हैं कि जितना भी कठिन से कठिन हम क्वेश्चन क्यों ना देते कंप्यूटर को, वो सबका सॉल्यूशन निकाल देता है। तो जब वो सॉल्यूशन निकाल रहा होता है तो उसका कोई ना कोई सोचने का एबिलिटी होगी, सोचने की कोई ना कोई प्रोसेस होगा, तो उसी प्रोसेस को बोल देते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल। ये क्या करता है, तो आप उसको चाहे लॉजिकल दीजिए या एनालिटिकल दीजिए, कोई भी उसको क्वेश्चन दीजिए, वो सब का आंसर निकाल के देता है। ये इसका स्किल को बिल्डअप कर देता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट हेल्प इन डिजाइनिंग इफ़िशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी कि ये क्या करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर उसमें हम इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को ये डिज़ाइन करने में हेल्प करती है कि किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाए, जिसके थ्रू कंप्यूटर आसानी से ईजिली उस चीज़ को समझ पाए और उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प कर देती है। तो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंस हो जाते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, कि आखिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ करके एक कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग तो ठीक है, क्या हो गया, तो सिंपल से समझ में आ गया कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसके थ्रू कंप्यूटर सोचता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो जब ये समझ में आ गई तो उसमें देखते हैं यार क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट यदि मैं देखूँ तो टोटल इसमें 4 कंपोनेंट हो जाता है, जिसका नाम है आपका डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम। ये टोटल के टोटल आपके 4 आपके प्रोसेस कंपोनेंट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, 4 कंपोनेंट हो जाते हैं इसमें। और इन 4 कंपोनेंट यदि मैं देखूँ तो वन बाय वन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी 4 कंपोनेंट के थ्रू कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाता है। ओके, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम हम देते हैं कंप्यूटर को, जितने भी हम इनपुट देते हैं, जो भी वो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस इसी 4 कंपोनेंट के बिहाफ पे करता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या बोलता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट बोलता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉल मोर मैनेजेबल पार्ट्स। यानी कि ये क्या करता है, तो जितना भी आप बड़ा से बड़ा उसको प्रॉब्लम दे दीजिए कंप्यूटर को, वो सबसे पहले उसका एक काम करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, यानी कि तोड़ने का काम करता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन क्या करेगा, सबसे पहले उस पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा। तो ब्रेक डाउन करने का जो काम होता है वो डीकम्पोजिशन का होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कुछ एक सेल्फ्स बनानी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या उसमें नीड पड़ेगी, स्पेस कितना देना होगा, कौन सी चीज़ों की नीड पड़ेगी, उसके अलावा किस साइज़ का हमें बनानी होगी। तो ये सारे छोटे छोटे टुकड़ों में आपने क्या किया, सबसे पहले उसको बांट दिया, है ना, 3 पार्टों में बांटा, उसके बाद आप स्टेप आगे को दोहराएंगे। तो उसी प्रकार डिकम्पोजिशन क्या करता है, सिंपली उसको टुकड़ों में डिफाइन कर देता है। बस इतना ही काम होता है डिकम्पोजिशन का। सेकेंड कंपोनेंट जो है वो है आपका पैटर्न रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है कंप्यूटर, इसमें क्या करता है कंप्यूटर, तो इसमें करता है कि कंप्यूटर अब जब टुकड़ों में बांट दिया तो वो देखता है कि जितने भी टुकड़ों में हमने उसको बांटा है उसका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि यदि पैटर्न में देखो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 47, 58, 71, 86, 13। तो इन सब में क्या देखेगा कंप्यूटर, कि सबसे पहले देखेगा इन दोनों डिजिट में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार इन 2 डिजिट में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार जितने भी इसके ब्रेक डाउन किए गए हैं डिकम्पोजिशन के द्वारा, उसका आपस में वो रिलेशन देखता है। तो रिलेशन देखने के बाद उसको पता चल जाता है पैटर्न रिकॉग्निशंस में कि कुछ इस तरीके का उसका रिलेशन है। हालांकि अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन हो जाता है, तो जिस तरीके का प्रॉब्लम होगा उस तरीके का वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा और उसका फिर सॉल्व आउट करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल से यदि मैं ये क्वेश्चन ले लूँ, किस तरीके का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, तो सबसे पहले टुकड़ों में बांटेगा, टुकड़ों में बांटने के बाद उसका देखेगा कि आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको पता चल गया कि 47 और 58 में क्या रिलेशन है, तो 11 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 58 और 71 में तो 13 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 15 का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। तो यहाँ से देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि 11 के बाद 13 आया, यानी कि 2 प्लस हुआ, फिर 13 के बाद 15 आ गया, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, और फिर 15 के बाद 2 प्लस हो गया, यहाँ भी हमारा 2 प्लस जा रहा है। इसका मतलब यदि 2 प्लस जा रहा है तो आगे भी 2 प्लस ही जाएगा। तो 17 में 2 प्लस कर दे तो 19, तो इसमें हम 19 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 103 में यदि मैं 19 को ऐड कर दूँ तो
2 आएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 122। तो ये होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये जहाँ पे हम क्या करते हैं, तो पैटर्न को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर एक डिजिट का दूसरे डिजिट से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आपस में क्या करता है, वो सिमिलरिटीज़ को देखता है, व्हाट इज़ द कनेक्शन को देखता है, ऑब्जर्व करता है कि आपस में क्या क्या रिलेशंस हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट हो गए। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन सिंपल सा एक फंडा है और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। ये क्या करता है, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सपोज़ कीजिए कोई प्रॉब्लम आया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया और उसका रिलेशन भी पता चल गया कि आपस में क्या रिलेशन है। अब उसके बाद उन सारे पार्ट में ये क्या करता है एब्स्ट्रैक्शन, कि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेनी है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सबको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से कुछ ही चीज़ों को लेते हैं और तब हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। सारी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे यही काम करता है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको वो फोकस करता है और जो भी इररिलेवेंट पॉइंट होते हैं उसको वो इग्नोर कर देता है। दैट्स इट। जैसे कि सपोज़ कीजिए, ओके, तो जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कि आपको एक कॉफ़ी बनानी है, तो जब आप कॉफ़ी बनाते हैं तो आप वहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो कॉफ़ी में कितना कॉफ़ी डालनी है, कितना मिल्क डालनी है उसमें, ठीक है, और कितना क्वांटिटी का हमको बनानी है, यानी कि कितना कप हमको बनानी है। इन सभी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, ना कि आप इसको देखेंगे कि उस जो कॉफ़ी मशीन है, जो कॉफ़ी बनाने वाला है, उस मशीन का इंटरनल प्रोसेस क्या है। तो इंटरनल प्रोसेस वहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये डिफाइन करनी होती है कितना कॉफ़ी हमें बनानी है, कितना कप बनानी है। उसके बिहाफ पे हम उसका क्वांटिटी डाल देते हैं, चाहे मिल्क हो या कॉफ़ी हो, हम उसको ऐड कर देते हैं और बस हम आउटपुट का वेट करते हैं, है ना। उसके इंटरनल प्रोसेस को हम नहीं जाते, यानी कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं इंटरनल प्रोसेस को। तो वही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी करता है, जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस पर वो फोकस करता है और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको वो इग्नोर कर देता है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन पार्ट हो गया। लास्ट कंपोनेंट जो होता है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, वो हो जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम यदि मैं देखूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट तैयार कर देता है कि पहले हमें कौन सा काम करना है, सेकंड में कौन सा काम करना है, थर्ड में कौन सा काम करना है। इसी प्रकार एक सीक्वेंस वो जनरेट कर देता है, एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, तो यदि लिस्ट बनाने का यदि काम कोई करता है तो वो कौन करता है, एल्गोरिदम। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्या करता है, सपोज कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू यदि मैं बताऊं एल्गोरिदम क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि आपको पॉलिश करनी है शूज़ को, आप स्कूल जा रहे हैं और आपको जूते को क्या करनी है, पॉलिश करनी है। तो पॉलिश करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप करेंगे कि जो भी जूते को पॉलिश करनी है उस शूज़ को आप ओपन करेंगे। ठीक है, शूज़ को आपने ओपन कर लिया, उसके बाद कुछ पॉलिश ब्रश को क्या करेंगे, उस जूते के ऊपर चलाएंगे, है ना। पुट शूज़ पॉलिश ऑन द ब्रश, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो गया, पॉलिश द शू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप उस पर पॉलिश करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपने जूते को निकाला, सेकेंडली आपने ब्रश को निकाला और थर्ड स्टेप में आपने उसको चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब एक जूता कंप्लीट हो गया फिर दूसरा जूता उठाएंगे। ठीक है, फिर ब्रश उठाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, पॉलिश कर दिया और उसके बाद फिर लास्ट में क्या करेंगे, आप क्लोज द पॉलिश, आप पॉलिश करना फिर बंद कर देंगे जब दोनों जूते आपके हो जाएंगे। यानी कि एक जोड़े जूते जब पॉलिश हो जाएगा तो उसका काम करना बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा स्टेप हो गया। अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो फर्स्ट प्रोसेस को आप लास्ट में नहीं कर सकते, या तो लास्ट प्रोसेस को आप फर्स्ट में नहीं कर सकते, है ना। वन बाय वन ही आपको करनी होगी, यानी कि स्टेप 1 तब स्टेप 2 तब स्टेप 3 तब स्टेप 4 तब स्टेप 5। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप होते हैं ना, तो ये स्टेप यानी कि बोल सकते हैं एक तरह का ये लिस्ट बना दिया गया है कि कौन सा स्टेप पहले करनी है, कौन सा स्टेप आखिर में करनी है। तो ये जो स्टेप बनाने का प्रोसेस होता है, जो लिस्ट बनाने का प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल यदि मैं लूँ तो सेकेंड एग्जांपल देखिए सबसे मोस्ट एग्जांपल है। सपोज कीजिए आपको कहीं पिकनिक के लिए जानी है। ठीक है, आपके स्कूल से क्या किया गया, पिकनिक के लिए कहीं जाने के लिए बोला गया। तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, तो पहला स्टेप जो होगा आपका कि डिसाइड द पिकनिक वेन्यू एंड डेट एंड टाइम। यानी कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि पिकनिक कहाँ जानी है और किस डेट और किस टाइम में जानी है, सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप में होगा कि अब सपोज़ कीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि हमको दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली का हमें रेड फोर्ट देखनी है, लाल किला देखनी है। कब जानी है, तो 25 अगस्त को जानी है। ठीक है, कितने बजे तक पहुंच जानी है, तो
AM तक हमें पहुंच जानी है। तो इस तरीके से आपने डिसाइड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या आएंगे, तो डिसाइड द पिकनिक एक्टिविटीज़। अब वहाँ पे यदि दिल्ली आप जाते हैं तो वहाँ पे जा करके आप क्या क्या करेंगे, ये आपका सेकेंड एक्टिविटी होगा, सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, गो टू द पिकनिक वेन्यू ऑन द डिसाइडेड। थर्ड स्टेप में जब आपको पता चल गया कि कब जाना है, कैसे जाना है और वहाँ जाके क्या करनी है, जब सारा प्लान सेटअप हो गया तब क्या करेंगे, सिंपल सा निकलेंगे, है ना, गो टू द पिकनिक वेन्यू, आप निकल गए। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, डू एक्टिविटीज़ प्लान फॉर द पिकनिक। अब जितना भी एक्टिविटी आपने बनाया हुआ था वो सारा एक्टिविटी वहाँ पे आप करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, कम बैक टू द स्कूल, फिर वापस आप स्कूल आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपने डिसाइड किया, सेकंड स्टेप में आपने एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड किया, फोर्थ में आप वहाँ पे गए, फोर्थ में वो सारी चीज़ें आपने की और फिफ्थ में फिर आप कम बैक हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेप बाय स्टेप लिस्ट आपका तैयार हो जाता है। यहाँ भी यदि मैं देखूँ तो फर्स्ट को आप लास्ट में नहीं कर सकते, लास्ट को फर्स्ट में आप नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट का फर्स्ट में ही करनी होगी। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट क्रिएट कर देना कि पहला कौन सा टास्क करना है, सेकंड में कौन करना है, थर्ड में कौन सा करना है। तो पूरा का पूरा जो लिस्ट डिजाइन करने का जो पार्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंतर्गत एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ एल्गोरिदम, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो यदि मैं देखूँ तो इस तरीके से हमने क्या क्या कवर कर लिया। तो हमने कवर किया कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट क्या बोलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग। चूँकि हमने अभी देखा 4 कंपोनेंट होते हैं, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एल्गोरिदम। ये चारों के चारों पार्ट तो हैं, बट आपके प्रोग्रामिंग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which computational thinking component involve breaking down a complex problem into a smaller manageable part। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन इन द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंतर्गत पैटर्न रिकॉग्निशन का क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसका यूज हमने क्या बताया था, तो इसका यूज बताया था कि इट इज़ ड्राइंग सिमिलरिटीज़ ऑफ कनेक्शन, यानी कि आपस में कनेक्शन को बताता है, सिमिलरिटीज़ को बताता है कि आपस में क्या रिलेशंस हैं। उसके अलावा इट हेल्प टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सिमिलर प्रॉब्लम, यानी कि इसका पास्ट से क्या रिलेशन था, पास्ट में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, यानी कि एक दूसरे में सिंपल सा देखें तो रिलेशन को शो करता है। तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक डिजिट का दूसरे डिजिट को आपस में बीच में जो भी रिलेशंस होती है उस चीज़ को शो करने का काम पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है। तो यदि मैं देखूँ तो बी सी डी ये तीनों का तीनों बिल्कुल राइट बोल रहा है, बट ए जो है, इट इज़ द पैटर्न एंड ट्रेंड यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता एल्गोरिदम, बल्कि एल्गोरिदम क्या कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट बनाता है, वो सॉल्व नहीं करता, सिर्फ लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ए नंबर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चूज़ द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प इन डेवलपिंग द थिंकिंग स्किल। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग कौन से स्किल को हमें डेवलप करता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग डेवलप एंड एनालिटिकल स्किल। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग किस चीज़ को डेवलप करता है, तो एनालिटिकल के साथ साथ हमें लॉजिकल स्किल भी डेवलप करता है कंप्यूटर में। तो लॉजिकल एनालिटिकल जो स्किल होती है वो कंप्यूटर में कौन डेवलप करता है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, तो फोकस करता है कि जो भी पॉइंट हमारे रिलेवेंट हैं एक दूसरे के साथ, उस पर हमें क्या करनी, फोकस करनी है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करनी है। ठीक है, तो ये कौन करता है, तो एब्स्ट्रैक्शन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोकसिंग। फोर्थ है आपका, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ दैट डिस्क्राइब हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। एल्गोरिथम क्या है, तो एक तरह का
गाइडलाइंस का सेट होता है, यानी कि जैसे मैंने अभी लिस्ट बताया, तो लिस्ट क्या है, एक तरह का गाइडलाइन है कि स्टेप 1 में ये करनी है, स्टेप 2 में ये करनी है, स्टेप 3 में ये करनी है, तो एक तरह का गाइडलाइंस हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाइडलाइंस, जो कि सेट ऑफ गाइडलाइंस है एल्गोरिदम। तो बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सी पार्ट देखिए क्या बोलता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बिल्कुल फॉल्स है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है आपका, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक तरह का प्रोसेस है सिर्फ वो, ठीक है। और वो प्रोसेस हमें बताता है कि कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करने का वो सिर्फ हमें बताती है, ना कि कोई लैंग्वेज है। ये तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प अस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या करता है, तो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक तरह का प्रोसेस हो जाता है जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में हमारी हेल्प करता है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन मेक प्रॉब्लम हार्डर टू सॉल्व, ठीक है। डिकम्पोजिशन कोई भी प्रॉब्लम को हार्डर बना देता है सॉल्व करने के लिए, तो बिल्कुल फॉल्स है। डिकम्पोजिशन हार्ड नहीं बनाता है, बल्कि उसको ईजी बनाता है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट अभी मैंने बोले, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो, पैटर्न रिकॉग्निशन हो, या फिर पैट एल्गोरिदम हो, या फिर आपका एब्स्ट्रैक्शन हो, ये जितने भी कंपोनेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, वो सबका काम बस एक ही है कि जितने भी आपके हार्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको इजी बनाना। तो ये उल्टा बोल रहा है उसका कि सॉल्व करने के लिए हार्ड बनाता है, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या है, तो एक तरह का वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, तो बिल्कुल ये ट्रू है। एक तरह का लिस्ट हो जाता है जो सेट होता है, जो हमें बताता है कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, तो बिल्कुल ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया पार्ट ए बी सी, ये तीनों का तीनों हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी समझ में आया अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।